राधे राधे प्यारे साथियों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर आप सबसे चर्चा करने के लिए प्रद्योत गुरुकुल में उपस्थित हूं। प्रद्योत गुरुकुल आप सबकी सफलता के लिए लगातार कार्य कर रहा है। ये चैनल और हम मिलकर आपकी सफलता के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं और आप सबका सहयोग भी मिल रहा है। हमारी परिश्रम के हिसाब से आप सब बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ही सहयोग देते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। लक्ष्य तक बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर रस, छंद और अलंकार पर पाठ्यक्रम करा दो, वीडियो रस, छंद, अलंकार पर उपलब्ध करा दो। तो अलंकार पर एक प्रश्नोत्तरी हमने दी थी, आपको बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे प्रश्न थे, वास्तव में प्रश्न भी अच्छे थे। आप उसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रश्नों का स्तर क्या है और प्रश्नों की क्वालिटी क्या है और व्याख्या करने का तरीका क्या है। ये सब आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। तो हमने सोचा कि रस और छंद, अलंकार, ये काव्य सौंदर्य के तत्व, इन्हें हम एक साथ आपको पाठ्यक्रम करा दें इनका, फिर प्रश्नोत्तरी कराएंगे। कई बार क्या होता है कि प्रश्नोत्तरी कराते हैं तो फिर आपको कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन पाठ्यक्रम भी हो जाए पहले। तो आज हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से चर्चा करने आए हैं छंद पर। आज हम छंद पर चर्चा करेंगे। पहले हम छंद पढ़ लेंगे। यदि आप चाहोगे तो लगातार 2 या 3 दिन में छंद पूरे हो जाएंगे और यदि आप चाहोगे तो फिर हम बीच बीच में से जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाते रहेंगे। ये आपको कमेंट में बताना है कि छंद पूरे पढ़ने हैं। छंद एकदम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। छंद में मात्राएं गिनना, वर्ड गिनना, वर्डिक छंद, मात्रिक छंद, प्रचलित छंद और बहुत महत्वपूर्ण छंद कौन कौन से परीक्षाओं में जो आते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। बहुत आसान तरीके से सीखेंगे और हमें विश्वास है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो छंद पर है। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है और पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें बता देना, तो फिर कल अगली वीडियो हम छंद पर ही दे देंगे, और नहीं तो फिर हम प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन कुछ न कुछ लाएंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सब हमारे हिसाब से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, आप लगातार परिश्रम करते रहें और आप लगातार जुड़े रहें। ठीक है, और हम आपकी सफलता के लिए, हम आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सबका साथ चाहिए, बस आप साथ देते रहो। बाकी परीक्षा तो बहुत छोटी चीज़ है, सफलता बहुत छोटी चीज़ है। सफलता तो ऐसे ही मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप सफल कैसे हो गए, कब हो गए। रिजल्ट में जब नाम आएगा तब आप करोगे ये तो बहुत हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक के साथ हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो अच्छी रैंक के साथ, अच्छे स्तर के साथ आप सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा विश्वास है। ऐसे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने आए हैं छंद पर। काय पर चर्चा करेंगे? छंद पर। ठीक है, देखो ये हमने जो छंद लिखा है, इसे हमने इसलिए ऐसा लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है इस छंद को, त वर्ग का ये वर्ड है त थ द, तो त वर्ग का वर्ड आने के कारण यहाँ न आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ज़्यादा शुद्ध है। ठीक है, अनुस्वार भी लगा सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा सही है। एक दूसरी बात आप हमेशा ध्यान रखें, हिंदी के विद्यार्थी हैं, शुद्ध वर्तनी में ये छ है, ये शुद्ध वर्तनी है। इसके अलावा आप ऐसे लिखते हैं या इसके अलावा आप ऐसे लिखते हैं या किसी भी रूप में लिखते हैं तो ये अशुद्ध वर्तनी है, अमानक वर्ड है, इसे अमानक कहेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये कौन सा वर्ड है? मानक वर्ड है। देखो ध्यान ये रखें, आप ये न कहें कि छंद पढ़ा रहे हैं और ये क्या पढ़ाने लगे। हम
बस हमारा मतलब है सीखने से, हम सीखेंगे। मानक वर्ड का भी प्रश्न आता है कई बार परीक्षाओं में, मानक वर्ड कौन सा है, अमानक वर्ड कौन सा है, ठीक है, वर्णमाला से संबंधित आता है, ठीक। तो और वैसे भी जब हम शिक्षक हैं तो हमें शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जहां भी आप लिखें शुद्ध लिखने की कोशिश करें और शुद्ध ही उच्चारित करने की कोशिश करें जहां तक संभव हो, ठीक है। अब हम छंद पर चर्चा करते हैं। छंद देखो, काव्य के दो रूप माने गए हैं, गद्य और पद्य, ठीक है। गद्य में क्या होता है, विचार प्रधान होते हैं, पद्य में क्या होता है, भाव प्रधान होते हैं। और जब कोई बात विचारों में कही जाती है, भाषणों के रूप में कही जाती है, तो उसका प्रभाव कम होता है, उसका प्रभाव मस्तिष्क पर होता है और मस्तिष्क या मन पर प्रभाव होता है, उसका कम प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन जो काव्य है या जो छंद हैं या जो पद्य रूप है काव्य का, वो पद्य हमारे हृदय से जुड़ा होता है और उसका प्रभाव अधिक होता है, ठीक है। तो पद्य हमेशा भावनाओं को प्रभावित करता है और गद्य विचारों को करता है। गद्य मस्तिष्क को प्रभावित करता है और पद्य हृदय को। और हमेशा मस्तिष्क पर हृदय क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए, हृदय की विजय होनी चाहिए मस्तिष्क पर, ठीक है। तो छंद, अब हम छंद में पढ़ेंगे छंद शब्द की उत्पत्ति पहले, ठीक है। हम एक तरफ से पढ़ते हुए चलेंगे। छंद शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, उत्पत्ति पढ़ेंगे, ठीक है। छंद शब्द, देखो जो छंद शब्द है, ये छंद शब्द जो है वो इस तरह से, कुछ विद्वान इस तरह से मानते हैं इसे, छम धन द, क्या मानते हैं, छम धन द। छम का अर्थ क्या होता है, छम का अर्थ होता है, छम का अर्थ होता है समुचित। छम का अर्थ क्या होता है, समुचित आकार। छम का अर्थ समुचित आकार, ठीक है। और द का अर्थ होता है देने वाला, देने वाला, समुचित आकार देने वाला। जो समुचित आकार दे उसे कहते हैं छंद। जो समुचित आकार दे उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे ऐसे कह सकते हैं, काव्य का वह रूप, काव्य का वह रूप, काव्य का वह रूप, ठीक है। काव्य का कौन सा रूप, काव्य का वह रूप जो उसे समुचित आकार दे, काव्य का वह रूप जो उसे समुचित आकार दे, जो उसे समुचित आकार दे, जो उसे समुचित आकार दे, उसे छंद कहते हैं। जो उसे समुचित आकार दे उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अर्थात हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हम इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, जो काव्य का समुचित, जो काव्य का वह रूप जो उसे समुचित आकार देता है उसे कहते हैं छंद। दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं, काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति ही छंद है। क्या है, काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति ही छंद है। काव्य की कैसी प्रवृत्ति, लयात्मक प्रवृत्ति, काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति ही छंद है, ठीक है। काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति ही छंद है, ठीक। तो ये शाब्दिक अर्थ हमने बताया आपको, हम साथ के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। स्लाइड आपको लिखना है तो आप लिखते चलेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, आपको समझना है तो आप समझते चलेंगे। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो छंद का समुचित आकार देने वाला, अर्थात काव्य का वह रूप जो उसे समुचित आकार देता है उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, उसे छंद कहते हैं। अब देखो छंद की व्युत्पत्ति, छंद शब्द की व्युत्पत्ति, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं। छंद शब्द की व्युत्पत्ति, छंद शब्द की व्युत्पत्ति,
इस पे हम चर्चा कर ही ले रहे हैं कैसे हुई है, क्या है छंद शब्द की व्युत्पत्ति में। तो जो छंद शब्द की व्युत्पत्ति है ये संस्कृत से छंद शब्द निकला है। संस्कृत की एक धातु है छद। कौन सी धातु है? छद धातु से, छद, ठीक है। आपको चद भी मिलेगा कहीं कहीं। संस्कृत में धातुएं आप जानते ही हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो छद धातु से या चद धातु से छंद शब्द बना है, ठीक है। व्युत्पत्ति पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? छंद की व्युत्पत्ति क्या है? छद धातु से या चद धातु से छंद बना है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आच्छादित करने वाला, आच्छादित करने वाला, ठीक है। आच्छादित करने वाला क्या अर्थ होता है इसका? आच्छादित करने वाला, ठीक। या हम कह सकते हैं ढकने वाला, ठीक है। क्या कह सकते हैं? ढकने वाला, ठीक। क्या कह सकते हैं हम? ढकने वाला, आच्छादित करने वाला या ढकने वाला। अर्थात जो आच्छादित करे, जो ढके, उसे क्या कहेंगे? छंद। उसे क्या कहेंगे? छंद। इसे भी कह सकते हैं रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला, ठीक है। ये भी कह सकते हैं इसे ये भी कह सकते हैं प्रसन्न करने वाला। क्या कह सकते हैं? प्रसन्न करने वाला। छंद से प्रसन्नता होती है, छंद पढ़ने से हृदय आह्लादित होता है, हृदय को आनंद मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से छद धातु का अर्थ हुआ। अब यदि हम छंद शब्द का अर्थ समझें, यदि हम छंद शब्द का अर्थ समझें शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार या छंद शब्द के अर्थ क्या क्या है, इस पर हम बात करें तो छंद शब्द का अर्थ है प्रसन्न करना। ऊपर ये लिख दिया है हमने। छंद शब्द का अर्थ क्या है? प्रसन्न करना, ठीक। और छंद शब्द का दूसरा अर्थ यदि हम चर्चा करें तो क्या है? फुसलाना। छंद शब्द का अर्थ फुसलाना भी है, ठीक है। छंद शब्द का अर्थ क्या हो गया? फुसलाना। आप देखते चलें, नोट करते चलें। छंद शब्द का अर्थ क्या है? बांधना, बांधना भी है। अर्थात ये नियमों में बंधा हुआ होता है, ये नियमों में काव्य को बांधता है, इसलिए छंद का अर्थ क्या हुआ? बांधना भी हुआ। आच्छादित करने वाला, ये भी हमने लिख दिया है यहाँ। इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर 4 पर, आच्छादित करने वाला। छंद शब्द का अर्थ क्या है? आच्छादित करने वाला, ठीक है। छंद शब्द का अर्थ कामना भी होता है, ठीक है। छंद शब्द का अर्थ कामना या आकांक्षा करना, ये भी होता है। आकांक्षा करना छंद शब्द का अर्थ ये भी होता है, ठीक है। हम लोग थोड़े डीपली पढ़ेंगे, थोड़े गहराई से पढ़ेंगे, थोड़े आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। कहीं से भी प्रश्न आए, हमारा उद्देश्य ये रहता है पेपर चाहे सरल बने चाहे पेपर कठिन बने, हमें 125 में 125, हमें 100 में 100, हमें 200 में 200 करने हैं। तो फिर हमें गहराई से तो पढ़ना ही पढ़ना है। यदि हम गहराई से पढ़ेंगे तो हम कर पाएंगे पूरे में पूरे, लेकिन कम कर पाओगे तो आप जरूर हल्के में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हमारा मानना जो है हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बाकी आप बताओगे तो आपको बहुत कुछ छंद में आ रहा होगा, हमें मालूम है, बहुत कुछ आप जानते होंगे, और हो सकता है कि आज आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। ऐसा हमारा विश्वास है कि आप छंद को बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे छंद जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें ऐसा विश्वास है कि आज कुछ न कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। जो यदि नया सीखने को मिले तो आप जरूर बता देना कि सर ये चीज़ हम नहीं जानते थे, आपकी क्लास देख के हमें आपको ये नया कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो नया सीखने को अवश्य मिलेगा, नया पुराना, और परीक्षा की दृष्टि से, पढ़ाने की दृष्टि से आप शिक्षक बन जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये छंद हो गया। एक छंद का अर्थ ये भी होता है अक्षर संख्या की गणना करना, ठीक है। तो ये छंद का अर्थ हो गया। इस पर हम बस यहीं तक चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। स्लाइड ऊपर कर लिया करें, आगे बढ़ा लें। चलो इसे ऐसे करे लेना है। अब ये छंद का अर्थ हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो
बाद में फिर आप देख लेना इसे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं छंद की परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं हम। छंद की परिभाषा क्या है, या हम कौन सी परिभाषा दे सकते हैं छंद के रूप में, ठीक है। तो परीक्षाओं में वैसे किसी विद्वान विशेष के नाम से अभी तक कोई परिभाषा नहीं आई है, तो हम इस तरह की परिभाषाएं यहाँ नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, तो उनका कोई नाम इस तरह से पढ़ने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे सीधे सीधे परिभाषा, ठीक है। तो सीधे सीधे परिभाषा के रूप में हम छंद क्या कहेंगे, किसे छंद कहेंगे? हम कहेंगे जिस रचना में ठीक है, छंद की परिभाषा अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, ठीक है, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और यति, गति, तुक और चरणांत, ठीक है। यति, गति, तुक और चरणांत की समानता के नियम पाए जाते हैं, कि समानता के नियम पाए जाते हैं, के नियम पाए जाते हैं, उसे छंद कहते हैं। पाए जाते हैं उसे छंद कहते हैं, ठीक है, उसे छंद कहते हैं। अब क्या है? छंद कहते हैं जिस रचना में वर्ण के नियम, मात्रा के नियम, यति के नियम, गति के नियम, तुक, चरणांत के समानता के नियम पाए जाएं, उसे कहते हैं छंद। अर्थात छंद को बंधन इसीलिए कहा गया है कि इसमें नियमों का बंधन होता है। बांधना इसीलिए कहा गया है कि इसमें नियमों का बंधन होता है। जब हम किसी नियम में बंध जाते हैं तो हम उस नियम को तोड़ नहीं सकते। तो यदि ये नियम टूटेंगे, वर्ण के, मात्रा के, यति के, गति के, ठीक है, ये तुक के, ये चरणांत के, ये नियम टूटेंगे तो छंद टूट जाएगा, फिर वो छंद नहीं रहेगा, ठीक है। तो छंद एक परिभाषा हमने पहले पढ़ ली है, काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति ही छंद है। और दूसरी परिभाषा ये हम परिभाषा रूप में इसे लिख रहे हैं यहाँ पर, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति। अब यति क्या होता है और गति क्या होता है? यति होता है विराम और गति होता है लय, आगे बढ़ना, गाते समय, बोलते समय। तुक होता है चरणों के अंत में। इन्हें सबको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई, अब ये परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं, देखो छंद शब्द की चर्चा परीक्षा में पूछी जाती है। छंद शब्द पर चर्चा या छंद शब्द या छंद शब्द से संबंधित जानकारी सबसे पहले कब मिली है और कहाँ मिली है? ये ऋग्वेद में मिली है, ठीक है। कहाँ पर मिली है, कब मिली है? ऋग्वेद में मिली है। ऐसे करे ले रहे हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। एक प्रश्न ये बनता है, छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। काय में मिलता है? ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अब ऋग्वेद में कहाँ मिलता है ये भी बता दीजिए। ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? जो चीज़ें आपको आ रही हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं आ रही तो आप बस सीधे सीधे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ऋग्वेद में छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है ये आपको बताना है, कौन से मंडल में मिलता है आप ये कमेंट करके बताओ। ऋग्वेद में छंद का उल्लेख कहाँ पर मिला है? सबसे पहले ऋग्वेद में छंद कहाँ पर मिलता है? शीघ्रता के साथ बताया करो। ऋग्वेद में छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, तो कौन से? 10वें मंडल में। कहाँ पर मिलता है? 10वें मंडल में, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न बन सकता है, ऋग्वेद में छंद का उल्लेख कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में, ठीक। और सूक्त पूछा जाएगा
तो फिर आप बता देंगे 90वां सूक्त। कौन सा सूक्त है? 90वां सूक्त। ठीक, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है छंद का 90वां सूक्त, और नाम क्या है उसका ये भी पूछा जाए तो पुरुष सूक्त। कौन से सूक्त में मिला है उल्लेख? पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है छंद का ऋग्वेद में। ठीक है, अब ये देखो, एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पुरुष कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। कौन से ग्रंथ में? ऋग्वेद में। ठीक, छंद का। और मंडल पूछा जाएगा तो आप मंडल ये बता ही देंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा, वो प्रश्न ये बनेगा कि ये बताइए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो वेद के अंग हैं, वेद के अंग अर्थात वेदांग, ठीक है, वेद के अंग, यदि इस शब्द पे भी हम चर्चा करें तो इस शब्द को हम ऐसे समझेंगे, वेद धन अंग, दीर्घ संधि है, वेद के अंग, वेद के अंग दीर्घ संधि है। ठीक, अब वेद के अंग कितने हैं? पहला प्रश्न ये आपको उत्तर आ रहा होगा, वेद के अंग हैं 6। वेद के अंग कौन से हैं? वेद के अंग कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, आपको पता होने चाहिए, आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी बात है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग हैं। ठीक है, वेद के 6 अंग हैं ये। कितने? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब इन सब पे हम चर्चा न करके, इतने सब पे चर्चा न करके हम बस छंद की चर्चा करेंगे यहाँ पर। बाकी यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वेद रूपी पुरुष, शिक्षा को क्या माना गया है? वेद रूपी पुरुष में शिक्षा का, शिक्षा कौन सा अंग मानी गई है? कल्प कौन सा अंग मानी गया है? ये अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, और हम बात करेंगे सिर्फ काहे की, सिर्फ बात करेंगे छंद की। तो वेद रूपी पुरुष है, उसका जो छंद है वो पैर माने गए हैं। वेद रूपी पुरुष के पैर को छंद कहा गया है। ठीक है, तो ये आप छंद से संबंधित है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताया है। अब क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? छंदः, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, ये कहा गया है। छंद पैर है वेद का, वेद रूपी पुरुष का पैर है छंद। वेद रूपी पुरुष कल्पित किया गया है, उसकी आँख, नाक, हाथ, पैर, ठीक है, ये सब अंग हैं, उनमें से एक अंग है पैर। अर्थात वेद रूपी जो पुरुष है उसके 6 अंग हैं मुख्य। उन 6 अंगों में जो छंद है उसे क्या माना गया है? पैर माना गया है। ठीक है, तो आप ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वेद रूपी पुरुष का छंद को कौन सा अंग माना गया है? तो छंद को माना गया है पैर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे, ये तो वेद से संबंधित बात हो गई। अब हम बात करेंगे लौकिक। देखो, लौकिक साहित्य में वेरी इंपॉर्टेंट है। लौकिक साहित्य में, लौकिक साहित्य में छंद का सर्वप्रथम वर्णन, छंद, छंद का सर्वप्रथम वर्णन, ये प्रश्न आता है। लौकिक साहित्य में छंद का सर्वप्रथम वर्णन काय में मिलता है? किसने किया है? ये किया है आपका पिंगल जी ने। किसने कहा है? पिंगल। पिंगल या आचार्य पिंगल, क्या कह सकते हैं? आचार्य पिंगल। ठीक है, लौकिक साहित्य की बात की जाए तो, लौकिक संसार की बात की जाए वैदिक को छोड़कर, तो छंद का सर्वप्रथम वर्णन पिंगल ने किया है। किसने किया है?
आचार्य पिंगल ने। अर्थात छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन हो गए? आचार्य पिंगल। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये तथ्य बहुत अधिक परीक्षा की दृष्टि से। और इसीलिए छंद को पिंगल भी कहा जाता है। इसीलिए छंद को क्या कहा जाता है? पिंगल या पिंगल शास्त्र। छंद को क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ये छंद का दूसरा नाम इसीलिए है। ठीक, अब पिंगल आचार्य ने सर्वप्रथम छंद का प्रवर्तन किया है, तो इनके ग्रंथ का नाम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? इनका जो ग्रंथ था पिंगल जी का, इसका नाम है छंद सूत्र। ठीक है, छंद सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा है? छंद सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है। छंद सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है पिंगल जी ने। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त हुई काय से संबंधित? छंद से संबंधित। अब हम पढ़ते हैं छंद के अंग। अब हम क्या पढ़ेंगे? छंद के अंग पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, आपको देखो ऐसे कंटेंट मिलेगा, ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपको एकदम नए मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे, और अच्छे तरह से पढ़ेंगे। छंद में कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये हमें विश्वास है। छंद के अंग। ठीक है, छंद के अंग कौन कौन से हैं? तो छंद के अंग कौन कौन से हैं? छंद के अंग कौन कौन से हैं? रो क्यों रहे हो भाई सेव? छंद के अंग कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो छंद के अंग हम यहाँ पर आपको पाद या चरण, ठीक, एक हो गया छंद का अंग। दूसरा छंद का अंग पाद या चरण। दूसरा छंद का अंग मात्रा या वर्ण। ठीक है, मात्रा या वर्ण छंद का अंग। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया। तीसरा यहाँ हम और करे दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसलिए ऊपर वाला तो एक ही है पाद या चरण, इसलिए यहाँ या आया है, और ये दोनों अलग हैं तो फिर यहाँ पर अलग है तो फिर और आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे में हम लघु और गुरु की चर्चा करेंगे। काय की चर्चा करेंगे? लघु और गुरु। ठीक है, ये क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। चौथे में हम चर्चा करेंगे क्रम की। काय की चर्चा करेंगे? संख्या, क्रम और गण की। संख्या, क्रम और गण, ये हम पढ़ेंगे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, संख्या, क्रम और गण। चौथा, पांचवें में हम चर्चा करेंगे यति पर। छंद के अंग में पांचवें में हम काय पर चर्चा करेंगे? यति पर। ठीक है, और छठे में फिर बची हुई गद्य। यति के बाद काय पर करेंगे? गद्य पर। ठीक है, गद्य। और सातवें पर चर्चा करेंगे हम तुक पर, छंद से संबंधित। ठीक है, तो ये छंद के अंग हो गए। छंद के देखो, इनकी संख्या अलग से नहीं पूछी जाती है, इन्हें निश्चित है। तो मुख्यतः हम छंद के अंगों की बात करें तो आपको अलग अलग तरह से पुस्तकों में मिल सकते हैं। कहीं ये अलग से न मिले, ऐसा हो सकता है। ये अलग से पूरे न मिले, इतने गढ़ मिले। ठीक है, तो इन सबको हम जानेंगे। मतलब मुख्य बात ये है कि ये क्या चीज़ें हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ये क्या चीज़ें हैं, हम बस ये जानने का प्रयास करेंगे। बाकी फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो विस्तार से पढ़ना है उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे, और जहाँ कम पढ़ना है वो हम कम पढ़ेंगे। पाद क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं पाद। ठीक है, तो पाद को ही चरण कहते हैं। ठीक है, पाद को क्या कहते हैं? चरण। या लिखा हुआ है, तो पाद को क्या कहते हैं? चरण। पाद बराबर क्या हुआ? चरण। अब ये कहा गया है कि छंद में सामान्यतः 4 चरण होते हैं। छंद में सामान्यतः कितने चरण होते हैं? 4। ये आप ध्यान रखेंगे, सामान्यतः 4 चरण होते हैं।
अब चरणों में हम बात करें तो जब 4 चरण होते हैं और जो अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं उनका पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा, ये चरण पहले का तीसरे के साथ और सम और विषम, ये सम है ये विषम है, ठीक है। तो ये 4 चरण होते हैं छंद में। जब एक ही दल में 2 चरण लिखे जाते हैं तब आगे समझेंगे दल क्या है, ठीक है। तो ये चरण क्या है, पाद क्या है, छंद का एक हिस्सा। छंद का कौन सा हिस्सा, एक हिस्सा क्या कहलाता है, चरण कहलाता है, ठीक है। छंद का एक हिस्सा क्या कहलाता है, चरण कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। क्या कह सकते हैं, चतुर्थ धन अंश काय का, छंद का। छंद का चतुर्थांश होता है चरण, ठीक। चौथा अंश होता है, चौथा भाग होता है। अब हम मात्रा की बात करेंगे और हम वर्ड की बात करेंगे, ठीक है। मात्रा की बात करेंगे और वर्ड की बात करेंगे। ये हमने अभी इस पे इतनी बात की है, आगे फिर हम जब छंद पढ़ेंगे वहाँ जरूरत आएगी, वहाँ पर हम आपको बताएंगे सम चरण, विषम चरण, ठीक है, अर्ध सम, ये सारी चीजें। मात्रा और वर्ड, मात्रा और वर्ड, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। मात्रा किसे कहते हैं और वर्ड किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मुख्यतः वर्ड 2 प्रकार के माने गए हैं। अब 2 प्रकार के वर्ड कौन कौन से हैं ये भी देख लो, ठीक है। यदि बात वर्ड की जाए तो वर्ड 2 प्रकार के हैं। वर्ड को अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के कौन से हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। और जब हम छंद में इनकी बात करते हैं तो ह्रस्व को हम क्या कहेंगे, ह्रस्व को कहते हैं लघु, ह्रस्व को क्या कहेंगे, लघु, और दीर्घ को क्या कहेंगे, गुरु, ठीक है। ह्रस्व को लघु कहेंगे और दीर्घ को गुरु कहेंगे, ठीक है, काय में, वर्ड में। अब है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, तो मात्रा भी यहाँ समझ लीजिए। मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा कहते हैं स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। मात्रा किसे कहेंगे, स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, ठीक है। लगने वाला समय, स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है, ठीक है। अब मात्राएं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होंगी, मात्राएं 2 प्रकार की होंगी। मात्राएं कितने प्रकार की हो जाएंगी, 2 प्रकार की। मात्राएं 2 प्रकार की कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो मात्राएं हमेशा 2 ही प्रकार की रहेंगी। व्यंजन की मात्रा नहीं गिनी जाती है। एक लघु, एक क्या होगी, लघु, और इसके लिए ये चिन्ह प्रयुक्त होगा, और दूसरी क्या होगी, गुरु, ठीक है, उसके लिए ये चिन्ह प्रयुक्त होगा। अब हम मात्राएं गिनने का तरीका अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा के पढ़ेंगे, यहाँ स्पेस कम है, पहले ये समझ लो। अब क्या है, संख्या क्या है, संख्या क्या है ये भी जान लीजिए। संख्या किसे कहते हैं, छंद में संख्या क्या है, बताइए, आप बताओ, आप कमेंट करके बताओ, छंद में संख्या किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, बोलिए, वेरी गुड, ऐसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। संख्या किसे कहते हैं छंद में, ये बता दीजिए, कमेंट करके बताइए, संख्या क्या है, संख्या बताओ, संख्या क्या है, ये इसका अर्थ क्या है, संख्या का आशय यहाँ पर क्या है, छंद में संख्या किसे कहेंगे, बताओ। संख्या का मतलब है मात्राओं और वर्णों, मात्राओं और वर्णों की संख्या, मात्राओं और वर्णों की संख्या या गिनती या गणना, ठीक है। मात्राओं और वर्णों की गणना संख्या के अंतर्गत आएगी, ठीक है। मात्राएं, वर्ण, ये गिनने पड़ेंगे। मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संख्या। और क्रम फिर किसे कहते हैं, क्रम भी बता दीजिए। संख्या हो गई तो फिर क्रम भी बता दीजिए, ठीक है।
क्रम का मतलब क्या है? फिर क्रम का मतलब क्या है छंद में? क्रम का मतलब भी बता दीजिए। क्रम का मतलब है, ये है क्रम। क्रम का मतलब होता है लघु और गुरु, लघु और गुरु वर्णों का क्रम। मतलब कहाँ लघु रखा जाएगा, कहाँ गुरु रखा जाएगा, लघु और गुरु का स्थान निर्धारण। ठीक है, लघु और गुरु का क्या होता है? ये स्थान निर्धारण, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रम। ठीक है, छंद के मामले में क्रम। अब गढ़ क्या है? गढ़ अलग से हम पढ़ लेंगे। गढ़ 3 वर्णों का समूह होता है और 8 गढ़ हैं, इसे आगे से पढ़ना पड़ेगा अलग से। अब बचा यत्य। यत्य का अर्थ होता है विराम, यही लिखे दे रहे हैं। यत्य का अर्थ क्या होता है? विराम। ठीक है, अब आप लिख लेंगे, हम बोले दे रहे हैं, समझ लो। जिस प्रकार से हम चलते हैं, जिस प्रकार से गाड़ी चलती है, ये दुनिया कोई भी कहीं भी चल रहा है, कहीं भी गति हो रही है तो उसमें विराम जरूर आती है। तो ऐसे ही छंद को पढ़ते समय, छंद को बोलते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, कहीं कम रुकना पड़ता है, कहीं ज़्यादा रुकना पड़ता है। उसी रुकने को, उसी ठहराव को, उसी विराम को क्या कहते हैं? यत्य कहते हैं। ये निश्चित होती है, निश्चित वर्णों पर आती है और निश्चित मात्राओं पर आती है। आगे छंद पढ़ेंगे तब हम देखेंगे निश्चितता के साथ आती है ये यत्य। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गत्य। गत्य को कहते हैं लय। गत्य को क्या कहते हैं? लय। जब कोई छंद गाया जाता है तो उसकी जो लय होती है, स्वर का चढ़ाव, स्वर का उतार, तीव्रता के साथ, धीमी, कभी बहुत धीमी आवाज़, कभी बहुत तेज आवाज़, उसे कहते हैं लय। उसे क्या कहते हैं? लय। ठीक है, तुक क्या होती है? छंद के अंत में, छंद के अंत में समान वर्ण और मात्राओं का आना, समान अक्षरों का आना, समान मात्राओं का आना तुक होती है। तुक 2 प्रकार की होती है। छंद 2 प्रकार के तुक के आधार पर होते हैं, तुकांत और अतुकांत। तुक के कितने भेद हो गए? 2। कौन कौन से 2 भेद हो गए तुक के? एक तो तुकांत और एक हो गया अतुकांत। ठीक है, एक हो गया तुकांत, तुक नंबर 1 तुकांत, जिसके अंत में तुक हो उसे तुकांत। और नंबर 2 अतुकांत, जिसके अतुकांत। ठीक है, तो अतुकांत किसे कहेंगे? जिसके अंत में तुक न हो। तो ये हो गई तुक। जैसे हमने कोई भी दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सागर, उजागर, गर गर आया, एक जैसा आया, ये हुआ तुक, ये हुआ तुक। ठीक है, तो ये तुकांत हो गया। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये सारे अंग समझ गए। हमने यहाँ इसलिए प्रयास किया है कि एक ही स्क्रीन पर आप सारे अंग समझ लेंगे तो आगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ इसमें 2 चीज़ें बची हैं। एक तो मात्रा निर्धारण के नियम, कहाँ ये हम पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, ह्रस्व या लघु कहाँ होगी, गुरु कहाँ होगी, और दूसरा गढ़। ये 2 चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस पेज से। बाकी ये पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक, तो अब हम यहाँ पर पहले पढ़ें मात्रा निर्धारण के नियम। पहले क्या पढ़ेंगे? मात्रा निर्धारण के नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मात्रा निर्धारण के नियम। निर्धारण के नियम, ठीक, बहुत सरल हैं, गिने चुने हैं, याद रखेंगे। एक बात मुख्य याद रखेंगे, जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि मात्रा निर्धारण हमेशा उच्चारण पर होता है। कोई भी वर्ण यदि लघु है या ह्रस्व है तो हम दीर्घ तक उच्चारित कर रहे हैं, उस पर बलाघात पड़ रहा है तो वो गुर हो जाएगा। और कोई भी वर्ण दीर्घ है या गुर है और उसे हम कम उच्चारित कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ह्रस्व या लघु। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। मात्रा निर्धारण के नियम नंबर 1, ठीक है, लघु। लघु में हम क्या पढ़ेंगे?
लघु कहाँ होगा, लघु मात्रा कहाँ पर होगी ये हम जानेंगे। देखो अ, ए, ओ, ठीक है, रे, चंद्र बिंदु, और क्या, चंद्र बिंदु, ठीक, अ, ए, ओ, रे, चंद्र बिंदु, और क्या होगा, और क्या होगा, ये है, अरे भैया चलो पूरा ही हो गया है तो पूरा लिख लो, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु ऐसे लिखो, ठीक है। अ, ए, ओ, रे, चंद्र बिंदु, और संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर जहाँ एक से अधिक अक्षर मिलते हों, वर्ड मिलते हों, की मात्रा, की मात्रा एक गिनी जाती है, ठीक है। ये चिन्ह होता है इसका, एक गिनी जाती है, ठीक। इसे लघु कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लघु, इसे लघु कहते हैं, ठीक है। इनकी मात्रा एक गिनी जाती है और इसे क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे दूसरा, गुरु, गुरु, लघु की मात्रा क्या है, ये है, वो ये है, और गुरु की मात्रा क्या है, ये है, ठीक है। लगभग एस टाइप का अक्षर जो है ये माना जाता है, चिन्ह, चिन्ह, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि आ, ठीक, ई, ध्यान रखेंगे, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ठीक, अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक। अनुस्वार का मतलब हम कोष्टक में बनाए दे रहे हैं, इस तरह का ये चिन्ह, ठीक। अनुस्वार, विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग हमने यहाँ चिन्ह बना दिया विसर्ग का, अनुस्वार, विसर्ग, ठीक। और संयुक्ताक्षर से पूर्ववर्ती वर्ण, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर से पूर्ववर्ती वर्ण, संयुक्ताक्षर से पूर्ववर्ती वर्ण क्या होगा, दीर्घ होगा, गुर होगा, गुर होगा, ठीक। और गुरु की दो मात्राएं गिनी जाती हैं, कितनी मात्राएं गिनते हैं, दो मात्राएं गिनते हैं गुरु की, कितनी मात्राएं, दो, ध्यान रखेंगे। गुरु की दो मात्रा और लघु की एक मात्रा, और इनके अलावा कोई मात्रा नहीं, तीन मात्राएं कहीं नहीं होती हैं छंद में, यदि एक होगी या दो होंगी, ठीक है। अब देखो इनका ये नियम हो गया, ये नियम, मुख्य नियम आपके स्क्रीन पर है। अब इनके अलावा जो मुख्य गौड़ नियम, मुख्य बात आएगी वो हम आपको और बता दें। देखो यहाँ आधा अक्षर आता है, अर्ध अक्षर, अर्ध अक्षर या अर्ध वर्ण या स्वर रहित वर्ण, तो मात्राएं आप हमेशा याद रखें, मात्रा स्वर की होती है, मात्रा काय की होती है, स्वर की। तो इसमें जब स्वर नहीं होगा तो इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी, इसलिए अर्ध अक्षर की मात्रा नहीं गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा आत्मा, अब देखो आ गुरु है, दो मात्राएं, और ये स्वर रहित है और ये दो मात्राएं, तो इस तक की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। कितनी हुई? 4। ऐसे ही लघु और गुरु से संबंधित आप उदाहरण, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कमल, अब ये कमल है तो कमल में एक एक एक, अब हम यहाँ पर कर दें लास्ट में कमला, ठीक है, तो कितनी हो गई? 1 1 2। इस तरह से मात्राएं गिनना आपने सीख लिया होगा। जो अ ए ओ रे, अ ए ओ रे, ठीक, इसके साथ क्या दूसरा चंद्रबिंदु और संयुक्त अक्षर, इनकी मात्रा 1, इन्हें कहेंगे लघु।
और आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग और अह इसकी मात्राएं होंगी 2, इसे कहेंगे गुण। ठीक है, तो ये नियम आप याद रखेंगे, ये मुख्य नियम हो गए। और एक नियम यहाँ पर ये कार्य करता है जो सबसे प्रमुख है कि उच्चारण के आधार पर यदि कोई लघु देर तक उच्चरित होता है तो वो गुर हो जाएगा, और यदि कोई गुर कम समय तक उच्चरित होता है तो वो हो जाएगा लघु। ये हम आगे जैसे कहेओ, ठीक है, जैसे कहेओ तो इसमें हे है, ये एक गिनी जाएगी। ठीक है, कहेओ कम देर तक उच्चरित हो रहा है। इस तरह के उदाहरण आएंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये नियम आप याद रखेंगे। अब ये मात्रा निर्धारण के नियम हो गए। अब हम गढ़ निर्धारण के नियम और समझ लें। गढ़ निर्धारण के नियम और समझ लें। जब गढ़ निर्धारण के नियम समझेंगे उसके बाद छंद के भेद, छंद पढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो गढ़ों को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, गढ़ों को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आशा और विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं हमें, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते चलें, आप अपनी जानकारी देते चलें, आप अपने प्रश्न भी हमें बताते चलें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। गढ़ निर्धारण हम करेंगे, गढ़। ठीक है, अब देखो, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। क्या है, दिख रहा है? 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। ठीक है, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। अब ये 3 वर्ण, इन गढ़ निर्धारण के लिए सूत्र है, उस पर हम सीधे सीधे चर्चा करे ले रहे हैं। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे हमें पता होना चाहिए। गढ़ निर्धारण के लिए क्या है? ये है य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, आगे बढ़ाई ले रहे हैं, स, ल, और स्पेस चाहिए, ये लो, स, ल, गा। ये हमने थोड़े दूर दूर इसलिए लिखा है कि हम मात्राएं गिनेंगे। तो हम यह माता राजभान सलगा, गढ़ निर्धारण के लिए ये सूत्र है। यह माता राजभान सलगा, इस सूत्र में 8 गढ़ हैं। क्यों? क्योंकि एक गढ़ 3 वर्णों का होता है। एक गढ़ कितने वर्णों का होता है? 3। और गढ़ उसे माना जाता है जिससे शुरू होता है। मान लीजिए हम चर्चा करें तो पहला बनेगा यह गढ़। यहाँ से यह से शुरू करेंगे, 3 वर्ण लेंगे, तो पहला क्या बनेगा? यह गढ़। ठीक है, अब हम यहाँ से दूसरी बात पर चर्चा करेंगे। दूसरे गढ़ पर यदि हम चर्चा करें तो दूसरा गढ़ यहाँ से बनेगा म से, और 3 वर्ण ले लो, मा, ता, रा। म से क्या बनेगा? ये देखो, ये देखो, ये बनेगा मगढ़। माँ से क्या बनेगा? मगढ़। ठीक, अब 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखो तीसरा, त से शुरू है। तीसरा शुरू कैसे है? त से। तो चलो हम त पे देखते हैं। त से बनेगा तगड़। त से क्या बनेगा? तगड़। तो ताराज, ये बना। 3 वर्ण आएंगे, ताराज, अर्थात यहाँ हमने लिख लिया तगड़। ठीक है, देखते चलना, ऐसे समझ जाओगे, कभी भूलोगे नहीं। अब क्या बना? तगड़। तगड़ के बाद क्या बनेगा? तगड़ के बाद हम पहुंचेंगे रा पर। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए। अब रा से बनेगा रगड़। रा से क्या बनेगा? रगड़। ये हो गया र। ठीक, रा से क्या बनेगा? रगड़। ये हो गया रगड़, यहाँ हमने लिख लिया रगड़। ठीक,
गढ़, पहले तो हम गढ़ के नाम पर चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे मात्राएं और वो देखेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हो गया। चलो, रा से रगड़ हो गया। अब हम चलेंगे ज पे पहुंचे। जैसे 3 वर्ड, जैसे 3 वर्ड एक कलर वाले आपको मिल रहे होंगे, जगड़, एक कलर वाले जगड़। ठीक है, क्या बना, जगड़। ये देखो, ये देखो भाई, ये बना जगड़, ये बना जगड़, ये कौन सा बना, जगड़। जैसे अब ज के बाद हम पहुंचेंगे भपे। तो जब भपे पहुंचेंगे तो हम भपर, भपर हम ये लो, भसे, भसे ये ऐसे ले लो और ऐसे ले लो, ये लो, ये हो गया भानस। भसे क्या बना, भानस। ठीक, तो भगड़, इसे कहेंगे भगड़, भसे शुरू है इसलिए भगड़। अब भके बाद, भके बाद अब कौन सा बचा, भके बाद अब बचा न। तो न से नगड़, ये लो, न से कौन सा बनेगा, नगड़। न से कौन सा बनेगा, नगड़। नगड़। ठीक, ये हो गया नगड़। और नगड़ के बाद लास्ट बचा, एक और बचा लास्ट। ठीक है, ये स से सलगा तक, ये बचा यहाँ से और यहाँ तक सगड़। यहाँ से यहाँ तक कौन सा बचा, बना सगड़। कौन सा बनेगा, सगड़। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बनेगा सगड़, ये हो गया सगड़। ठीक, अब देखो, अभी हम इतना बस आपको बता रहे हैं कि ये बन गए 8 गढ़, ये बन गए 8 गढ़। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गढ़ हो गए। अर्थात गढ़ कितने हैं, 8। गढ़ कितने हैं, 8। अब 2 वर्ड बचे, ल और ग, इन्हें कहते हैं दशाक्षर। इन्हें क्या कहते हैं, दशाक्षर कहते हैं। ये 2 बचे, ये क्या है, दशाक्षर। ये क्या है, दशाक्षर। ठीक है, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ल से लघु, क्या प्रदर्शित करते हैं, ल से लघु और ग से गुरु। ठीक है, ये लघु को प्रदर्शित करता है, ये गुरु को प्रदर्शित करता है। अब क्योंकि ल के बाद 1 2 3 तीसरा वर्ड नहीं है, इसलिए लगड़ नहीं बन सकता। और गढ़ के बाद भी तीसरा वर्ड नहीं है, ग कोई वर्ड नहीं है, इसलिए गढ़ नहीं बन सकता। इसलिए ये दोनों गढ़ नहीं है, इसलिए ये दोनों गढ़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब देखो, एक तरफ हमने लिख लिए गढ़, एक तरफ हमने क्या लिख लिए, गढ़। अब गढ़ों की मात्राएं देख लो। अब गढ़ों का क्या देखेंगे हम, मात्राएं देख लो साहब। मात्राएं कैसे देखेंगे, जैसे जैसे देखते चलें वैसे वैसे आगे बढ़ते चलेंगे और बहुत आसानी से समझते चलेंगे। ठीक है, अब ये है यगड़, ये क्या है, यगड़, यगड़ है, यगड़। ठीक, यगड़ है, इसका यगड़ में क्या आया, हम यहाँ लिख सकते हैं यमाता। यगड़ में क्या आया है, यमाता। मगड़ में क्या आ रहा है, मातारा। मगड़ में क्या आ रहा है, मातारा। ठीक, मगड़ में मातारा। तगड़ में ताराज, तगड़ में क्या आ रहा है, ताराज। ठीक, तगड़ के बाद रगड़, राजभा। रगड़ में क्या आ रहा है, राजभा। ठीक, समझते चल रहे होंगे। फिर जगड़ में जभान, जभान। जगड़ में क्या आ रहा है, जभान। फिर जगड़ के बाद भगड़, भानस। भगड़ में क्या आएगा, भानस। भगड़ में आएगा भानस। फिर आएगा नगड़, न स ल, न स ल। ठीक, और नगड़ के बाद सगड़, स ल गा।
सगड़ में क्या आएगा? स ल गा, ये आएगा। ये हो गया। गड़, गड़ के अंदर क्या क्या आ रहा है सूत्र में से, ये हो गया। ठीक है, अब हम इनका स्वरूप देखेंगे, इनका स्वरूप देखेंगे, इनकी मात्रा देखेंगे। ठीक है, तो मात्रा देख लो साहब, यहाँ हम स्वरूप लिख दें, यहाँ स्वरूप लिख दें, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, ये लो और ये लो और ये लो, और ये ग्रीन थी, ये यहाँ तक हो गई। ठीक है, और ये पीली वाली थी, ये हो गई यहाँ से वाली ये। ठीक, चलो अब हम यहाँ पर इनका लिखेंगे स्वरूप। ये गढ़ हो गए, ऊपर क्या हो गए? गढ़। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्वरूप। ठीक है, क्या लिख देंगे हम? स्वरूप। अब देखो इनका स्वरूप कैसा है, ये गढ़। अब हम यहाँ से मात्राएं गिनेंगे, यहाँ लघु है, यहाँ गुरु है, यहाँ गुरु है, अर्थात इसका स्वरूप बनेगा लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। ऐसे ही मगड़ में क्या होगा? मगड़, यगड़ उसे कहा जाएगा जिसमें पहला वर्ड लघु हो, दूसरा गुरु हो, तीसरा फिर से गुरु हो। इसे कहा जाएगा क्या? इसे कहा जाएगा यगड़। इसे क्या कहा जाएगा? यगड़। इसे कहेंगे हम यगड़। इसे हम क्या कहेंगे? यगड़ कहेंगे। ठीक है, इसे हम यगड़ कहेंगे। बहुत आसान है और बहुत सरल है। ठीक है, मात्राएं हो गई। अब इसके बाद, इतने के बाद हम अब क्या करेंगे इसमें? अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसका अन्य नाम क्या होगा? अन्य नाम होगा इसका, इसका अन्य नाम देख लो, यहाँ पर लिख लें अन्य नाम। ठीक है, तो इसे हम दूसरा नाम क्या देंगे? दूसरा देंगे आदि लघु। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? आदि लघु। आदि लघु का मतलब ये है कि आरंभ में लघु होगा, बाकी दोनों गुरु, अर्थात यगड़ को हम आदि लघु भी कह सकते हैं। यगड़ आदि लघु कहेंगे, इसका मतलब यगड़ ही होगा और कोई गढ़ नहीं होगा। यगड़ आदि लघु का दूसरा नाम है और आदि लघु को यगड़ कहेंगे। ठीक है, स्वरूप लघु गुरु गुरु। ठीक, अब हम इसका एक यहाँ उदाहरण भी देख लें। अब यहाँ हम एक इसका उदाहरण भी देख लें। ठीक है, उदाहरण, इसका हम एक उदाहरण भी देख लें जिसमें आदि में लघु होगा। ठीक, और बाद में दोनों कैसे होंगे? गुरु होंगे। आदि में लघु होगा, बाद में गुरु होंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा यशोदा। क्या लिखा? यशोदा। तो ये हो गया लघु, ये गुरु, ये गुरु, अर्थात यशोदा शब्द है यगड़। यशोदा शब्द कैसा है? यगड़। अब ऐसे ही हम मगड़ पर चलेंगे, ऐसे ही सारे गढ़ों पर चलेंगे। तो एक एक करके हम चलते चलते हैं, फिर बाद में फिर एक बार समझ लेंगे। ठीक है, एक एक करके हम चलते चलते हैं और बाद में हम फिर से समझ लेंगे। एक एक करके कैसे? जैसे मगड़ है तो स्वरूप हम पहले पढ़ लें। तो मातारा गुरु गुरु गुरु, मातारा में मात्राएं क्या होंगी? गुरु गुरु गुरु। ठीक, ताराज में क्या होगा? ताराज गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। राजभा में क्या होगा? गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। ठीक, जबान में क्या होगा? ये लघु है, अ है, अ के कारण भा है, गुरु है, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। सब में अलग अलग होगा। भानस में क्या होगा? गुरु लघु लघु। नस्ल में क्या होगा? लघु लघु लघु। और सलगा में क्या होगा? लघु लघु और गुरु। ये हुआ, ये हुआ इसका। ठीक है, इनका स्वरूप ये बन गया। अब इनका स्वरूप ये बन गया तो अब हम इनके अन्य नाम भी देख लें। अन्य नाम क्या बनेंगे वो भी हम देख लें यहाँ पर। ठीक है, अन्य नाम इनके क्या बनेंगे वो भी हम देख लें बहुत आसानी से। देखो इसमें सभी गुरु हैं तो इसका अन्य नाम क्या बन जाएगा? सर्वगुरु। क्या हो जाएगा? सर्वगुरु, अर्थात सभी गुरु। सर्वगुरु हम किसे कहेंगे? मगड़ को। यदि कहा जाए कि सर्वगुरु कौन सा गढ़ है तो सर्वगुरु है, वो सर्वगुरु है मगड़। सर्वगुरु क्या है? मगड़। अब इसे हम क्या कहेंगे? इसमें आगे दो गुरु हैं तो पीछे वाला एक है, इससे नाम लेंगे अंत लघु। क्या कहेंगे? अंत लघु। ये क्या था? आदि लघु। ये क्या है? अंत लघु। इसमें अंत में लघु है।
ठीक है। अब ऐसे ही हम अगला पढ़ेंगे अंत के बाद, इसमें मध्य में है तो इसका नाम हम रखेंगे मध्य लघु। क्या रखेंगे? मध्य लघु। ठीक। इसके बाद जगड़ है तो जगड़ में मध्य में गुरु है तो हम इसका नाम रख देंगे मध्य गुरु। क्या रख देंगे इसका नाम? मध्य गुरु। ठीक है। अन्य नाम है ये, ध्यान रखना, अन्य नाम है। अब क्या है? भगड़। भगड़ में क्या है? आदि गुरु। भगड़ में क्या है? आदि में अर्थात पहले है तो भगड़ में होगा आदि गुरु। भगड़ में क्या होगा? आदि गुरु। ठीक। आदि गुरु। उसके बाद नगड़। नगड़ में क्या होगा? ये तीनों लघु हैं तो सर्व लघु। क्या हो जाएगा? सर्व लघु। सर्व लघु गुरु। सर्व लघु कौन सा है? नगड़। और सर्व गुरु कौन सा है? मगड़। ये सभी गुरु हैं, ये सभी लघु हैं इसमें। और लास्ट में क्या बचा? अंत गुरु। लास्ट में इसका नाम क्या बचेगा? अंत गुरु। ये हो गए इसके अन्य नाम। ये हो गए इसके अन्य नाम छंद में। काय के? इनके। गणों के अन्य नाम ये हो गए। अब उदाहरण देख लो। अब उदाहरण देख लो। ठीक है। बहुत सरल उदाहरण देखेंगे। जैसे अब यहाँ देखो, गुरु गुरु गुरु, गुरु 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 आए, तीनों गुरु हों। ऐसा उदाहरण देखो, तीनों गुरु हों तो तीनों गुरु का उदाहरण आजादी। आजादी हैं तीनों गुरु। आजादी अर्थात ये मगड़ है। आजादी शब्द कैसा है? मगड़ है। आजादी शब्द कैसा हो गया? मगड़ है। अब ये देखो, दो गुरु आए, एक लघु आए। जैसे तालाब। तालाब। दो गुरु आ रहे हैं, पहले गुरु हैं दो और उसके बाद है एक लघु। ठीक। ये क्या हुआ? तगड़। ठीक। ये क्या हुआ? तगड़। तालाब। फिर अब हम करेंगे रगड़ पर। मध्य में आए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया रागिनी। रागिनी। ठीक है। अब मध्य में लघु है, इधर उधर गुरु है। अब जगड़ पर मध्य में गुरु आए, इधर उधर क्या आए? इधर उधर आए लघु। इधर उधर आए लघु तो मध्य में क्या आए? मध्य में गुरु आए बस। तो हमने लिख दिया यहाँ प्रभाव। प्रभाव। ये लघु, गुरु, लघु। ठीक। अब क्या है? भगड़। भगड़ में क्या आना चाहिए? भगड़ में आना चाहिए भानस। पहले गुरु फिर लघु लघु तो भगड़ में हमने लिख दिया भारत। भारत। ठीक है। अब बचा नगड़। नगड़ में कैसे? तीनों कैसे आएंगे? तीनों आएंगे क्या? सर्व लघु तो हमने लिख दिया यहाँ कमल। कमल। ठीक है। सभी लघु हैं। और इसके बाद सगड़ में क्या आएगा? अंत में गुरु आएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया सविता। सविता। सूर्य का पर्यायवाची सविता। ठीक। अब ये हो गए उदाहरण। ये हो गए उदाहरण। ठीक है। अब हम इनमें ये भी जान लें, अब हम इनमें ये भी जान लें कि कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है। कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है। तो पहला गण ये शुभ माना गया है। ये कैसा माना जाता है? शुभ। दूसरा ये शुभ है। ठीक है। दूसरा कैसा है? शुभ है। तीसरा अशुभ है, इसे अशुभ माना जाता है। ठीक। चौथा ये अशुभ है, इसे अशुभ माना जाएगा। ठीक। पांचवा अशुभ है, अशुभ। ठीक। फिर उसके बाद शुभ है, फिर उसके बाद शुभ है और लास्ट में है अशुभ। लास्ट में क्या है? अशुभ। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया। लास्ट में है अशुभ। ये हो गया। शुभ शुभ दो है, उसके बाद तीन अशुभ हैं, उसके बाद फिर दो शुभ हैं और एक अशुभ है। ये हो गया। ये हुए गण। ये हुए गण। गण तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो एक बार फिर से समझ लो
ये माता राजभान सलगा यसे यगड़ यगड़ का सूत्र क्या बनेगा? ये माता, पहले लघु फिर गुर गुर फिर इसे आदि लघु कहेंगे, ये उदाहरण हो गया। ऐसे ही मगड़ मातारा तगड़ ताराज रगड़ राजभा जगड़ जयभान भगड़ भानस नगड़ नसल और सगड़ सलगा। ठीक है, इनकी ये मात्राएं हो गई, स्वरूप हो गया, ये इनके अन्य नाम हो गए बहुत महत्वपूर्ण, और ये हो गए उदाहरण, ये हो गए शुभ और अशुभ। ठीक है, शुभ और अशुभ, तो ये शुभ और अशुभ हो गए। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जब क्लास 1 घंटे से ऊपर हो गई है तो थोड़ी सी और करे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी क्लास हो गई है। इतना समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे छंद के भेद। अब हम क्या पढ़ेंगे? छंद के भेद। छंद के भेद, और छंद के भेद के बाद महत्वपूर्ण छंद, और ऐसे ऐसे छंद बहुत एकदम आसान तरीके से मात्राएं गिनना, वर्ड गिनना। वर्डिक छंद चुटकियों में, मात्रिक छंद चुटकियों में, और मात्रिक छंद में भी वर्डिक छंद में भी एकदम ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में जो आपने पढ़े नहीं होंगे। कौन कौन से छंद हैं? एकदम नए छंद, एकदम पुराने छंद, सभी तरह के छंद हम पढ़ेंगे। ठीक, और बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे सीखेंगे कि आप चुटकियों में छंद पहचान लेंगे। वर्डिक छंद आएगा, आप देख के बता देंगे कि इसका नाम द्रुत विलंबित है, ये वंशस्थ है, आप देखकर बता देंगे कौन सा छंद है। ठीक है, वसंत तिलका है, कौन सा छंद है? वर्डिक हो चाहे मात्रिक हो। ठीक है, सम हो विषम हो या अर्धसम हो, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। आज की क्लास फिर बड़ी हो रही है बहुत, तो अब इतनी ही क्लास आज यहीं रोकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और मिलेंगे हम अगली क्लास में यहाँ से आगे। यदि आप कहोगे, यदि इसे पॉइंट को आगे बढ़ाया जाए और ये कंप्लीट किया जाए छंद, तो हम इसकी अगली क्लास लाएंगे, नहीं तो फिर प्रश्न उत्तर ही लाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया तो हाँ, नहीं आया तो नहीं, तो हम फिर समझाएंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे। ठीक है, वैसे आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे नए तथ्य भी मिले होंगे, और आगे भी मिलेंगे, और बहुत अच्छे से मिलेंगे। ऐसे ही चैनल के प्रति प्रेम बनाए रहिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य किया करिए, और संख्या थोड़ी अच्छी हो जाती है तो मन प्रसन्न होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा है, लोगों तक पहुंच रहा है। और संख्या कम होती है लाइव में तो हमें थोड़ा सा वैसा लगता है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, और आप लोग कम लोग जुड़ पा रहे हो, कम लोगों तक बात हमारी पहुंच पा रही है, लेकिन पहुंचेगी, धीरे धीरे पहुंचेगी। आप कम पहुंचाओगे तो यूट्यूब पहुंचाएगा, लेकिन धीरे धीरे तक अधिक लोगों तक पहुंचेगी। आप लोग ही पहुंचाओ तो बहुत अच्छा है, आप लोग पहुंचा भी रहे हो, आपका हृदय से आभार है इस बात के लिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत लाइक कर रहे हो, वीडियो को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, और प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो, दिल खुश हो जाता है पढ़ के। ठीक है, हम आपकी सफलता के लिए आपके साथ चलने वाले आपके सारथी पीके सर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, राधे राधे कहते रहिए।